सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। क्या हाल चाल है सभी का। उम्मीद करता हूँ सबका हाल अच्छा होगा और आप घर रहकर अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो। दोस्तों, जैसे कि हमको पता है टॉपिक चल रहा है हमारा इंडियन पॉलिटी और एक क्रैश कोर्स है आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि हम एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते जा रहे हैं। और आज उसके अंदर हम पढ़ेंगे एक टॉपिक का नाम है कैग, इट इज़ कॉल्ड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको हम समझते हैं, इसकी पावर्स क्या हैं और इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वन एग्ज़ाम के लिए उनकी हम सबकी बात करेंगे। सबसे पहली बात, इसकी संविधान के आर्टिकल 148 से 151 के बीच में की गई है, संविधान के भाग 5 में। पहली बात, कैग पद क्या है और आपको पता हो इसको सबसे इम्पोर्टेंट पद बोला गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिस। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिस ऐसा बोला किसने था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था। एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, किसने बोला था ऐसा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ऐसा क्यों बोला था वो हम समझते हैं। देखो, पार्लियामेंट बजट पास करता है, समझा चुका हूँ, और बजट पास होने के बाद गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो पैसा निकालती है। उस फंड में वो पैसा कहाँ से आया? हम लोगों ने दिया टैक्स के रूप में। क्या उस टैक्स का प्रयोग सही से हो रहा है या नहीं हो रहा काम करने में, मतलब गवर्नमेंट क्या उस पैसे का जो सही से कर रही है नहीं कर रही है, उस चीज़ को चेक करने के लिए क्या पद बनाया गया? कैग बनाया गया, कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो भी अकाउंटेबल रहे, यानी एग्जीक्यूटिव जो हैं वो क्या रहे? अकाउंटेबल रहे। ऐसा इस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या बोला था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिस। तो आगे समझते हैं। देखिए, मतलब ये करता क्या है तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इन नाम से समझ में आता है क्या करेगा? ऑडिट करेगा। ये ऑडिट करता है, ठीक है। किसको ऑडिट करता है? ये ऑडिट करता है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया को, भारत की संचित निधि को, या ये ऑडिट करता है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक और होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये दोनों को ही ऑडिट करता है। एक बात और ध्यान रखना, ये ऑडिट तो करता है पर बीच में ऑडिट नहीं कर सकता। थोड़ा समझा देता हूँ भाई। बजट पास हो गया, सरकार पैसे खर्च कर रही है भाई, हमको पता है जो बजट पास होता है वो 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक होता है। और सरकार कोई काम कर रही है और मान लो कि सितंबर के बीच में ये ऑडिट करना चाहे तो बोलोगे ऑडिट नहीं कर सकता। ये ऑडिट साल के लास्ट में ही करता है, तभी इसको हम बोलते हैं कि एक्स फैक्टो, मतलब ये बाद में ही कर पाता है। क्लियर है? तो बीच में ऑडिट नहीं कर सकता, ये ऑडिट साल के अंत में ही कर पाता है। और ऑडिट किसको करता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को, और एक रिपोर्ट तैयार करता है। उस रिपोर्ट को हम बोलते हैं एनुअल कैग रिपोर्ट। एनुअल कैग रिपोर्ट याद रखना, कभी भी बीच में ऑडिट की नहीं कर सकता। ऑडिट कब करेगा? जब साल खत्म हो जाएगा। इस एनुअल कैग रिपोर्ट को वो सबमिट करता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को ले डाउन करते हैं किसके सामने? पार्लियामेंट के समक्ष। किसके सामने रखते हैं भाई? ये पार्लियामेंट के सामने। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कैग की रिपोर्ट कहाँ पर रखी जाती है और प्रेसिडेंट कहाँ पे रखता है इसको? फिर पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कैग ना पूरे इंडिया के लिए होता है, किसी स्टेट का अलग से नहीं होता भाई। CAG ऑफ इंडिया या CAG ऑफ स्टेट भी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये पूरे इंडिया के लिए क्या होता है? ऑडिट करता है। कहने का मतलब है जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, वैसे ही एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। हर स्टेट का अपना एक फंड होता है जिससे सरकार पैसे खर्च करती है। हर राज्य के अंदर भी क्या बजट आता है, जैसे हरियाणा का बजट आता है तो वो बजट का पैसा कहाँ से पास होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ये ऑडिट केवल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नहीं करता, ये हर स्टेट का भी क्या करता है? ऑडिट करता है। लेकिन ये जो ऑडिट करता है फिर क्या बनाएगा? कैग रिपोर्ट बनाएगा। लेकिन जो ये कैग रिपोर्ट होगी स्टेट की, ये प्रेसिडेंट के पास नहीं रखी जाएगी। किसके पास रखी जाएगी? गवर्नर के पास। और गवर्नर कहाँ पे रखेगा? उस राज्य के विधानमंडल में, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, यानी विधानसभा के अंदर उस रिपोर्ट को वो क्या करता है? रखता है।
ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है यहाँ पर, क्वेश्चन ये बन सकते हैं, क्या कैग स्टेट की ऑडिटिंग करता है? बिल्कुल करता है, सेंटर की भी यही करता है और स्टेट की भी यही करता है। यानी जो सरकार पैसा पास करवाती है, राज्य की सरकार अपने विधानसभा में पास करवाएगी और सेंटर अपना पार्लियामेंट में पास करवाएगा। अगर ये दोनों में पास करवा रहे हैं, क्या सरकार वो पैसा सही तरीके से खर्च कर रही है नहीं कर रही है, यही चेक करना होता है किसको? हमारे कैग को। इस वजह से कि सरकार बेमर्जी से पैसा खर्च ना कर पाए, सरकार भी अकाउंटेबल रहे, इसको बोला गया था मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो CDS में 2-3 बार आ भी चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं अब। तो ये हमने समझा कि कैग की पावर्स क्या होती हैं। ठीक है, ये जिन पावर्स की मैं बात कर रहा था, ये आर्टिकल नंबर 149 में की गई है। ठीक है ना, कभी आर्टिकल नंबर हमसे नहीं पूछता है। अब समझो ध्यान से, अगर हम बात करें कि कैग को, ये वनडे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं, कि कौन अपॉइंट करता है, तो याद रखना इसको अपॉइंट कौन करता है? देश का राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। और इसको फिर शपथ कौन दिलवाता है? ओथ भी कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट ही दिलवाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका टेन्योर, ध्यान रखना इसका टेन्योर, इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना है भाई? 6 वर्ष है। या फिर जो भी जल्दी होगा, या फिर उसके बीच में ही अगर 65 साल उम्र पूरी हो जाती है तो उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है। जैसे अगर मान लो कोई 50 साल का है तो वो कब रिजाइन करेगा? 56 साल का। अगर मान लो कोई 62 साल का है तो 6 साल पूरे नहीं हो पाएंगे, उसको 65 साल के बीच में क्या करना पड़ेगा? अपना पद रिजाइन करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इसके सैलरी की, देखो इसकी सैलरी ना, जितनी एक सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी होती है उतनी ही इसकी सैलरी होती है। ठीक है, जितनी एक सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी है उतनी ही इसकी सैलरी है। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस अगर्ता सारणी में भी सुप्रीम कोर्ट जज 9 पर है, और 9A में कौन कौन है? CAG और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इस अगर याद हो, मैंने टेबल ऑफ प्रेसिडेंस आपको राष्ट्रपति में बताया था, पहले पर कौन आते हैं? राष्ट्रपति। दूसरे पर कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति। तीसरे पर हमारे प्रधानमंत्री है। चौथे पर हमारे गवर्नर है। इसी तरीके से पूरी टेबल है। 9 पर आते हैं सुप्रीम कोर्ट जज, और 9A पर कौन आता है? हमारा CAG आता है। ठीक है, एक टेबल मतलब ये अगर्ता सारणी संवैधानिक पद के हिसाब से हमने इसको किया है। तो इसका सैलरी भी कितना है भाई? सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंस आपको मैं अलग से करवा दूंगा। अब देखो ध्यान से, अगर ये रिज़ाइन करना चाहता है तो किसको रिज़ाइन करेगा? एक बात ध्यान रखना, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन हमको अच्छे से पता है, मैंने आपको टॉपिक प्रेजेंट में पढ़ाया है कि प्रेसिडेंट केवल एक नॉमिनल हेड है। राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वो मंत्री परिषद की सलाह पर करता है ना। जो राष्ट्रपति यहाँ पर इसको अपॉइंट कर रहा है खुद से नहीं कर रहा है, सलाह किसकी होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होगी। अपॉइंट प्रेसिडेंट ने किया है तो रिजाइन भी किसको देना पड़ेगा? प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब आता है अगर ये संवैधानिक हिसाब से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, अनसाउंड हो गया है, तो इसको कैसे हटाया जा सकता है? कार्यकाल के बीच में हटाने की प्रक्रिया, या हम बोल सकते हैं क्या? रिमूवल प्रोसेस। इसका जो रिमूवल प्रोसेस होता है, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जाता है, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जाता है, वैसे ही हटाया जाता है कौन? कैग। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट टॉपिक इससे पहले पढ़ाया है, वहाँ अच्छे समझाया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए प्रस्ताव कहीं पर भी आ सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अगर हेड ऑफ द हाउस इस हटाने के प्रस्ताव को पास कर देता है, एडमिट कर देता है, फिर ये लोकसभा में पारित होता है, फिर उसको विशिष्ट बहुमत से पास करवाना पड़ता है दोनों सदनों में। अगर दोनों सदनों में पास हो जाए तो जो लास्ट सहमति एसेंट देता है कौन? राष्ट्रपति। तो एक सुप्रीम कोर्ट का जज हट जाता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ टॉपिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी टॉपिक सुप्रीम कोर्ट, आप वहाँ पर इसको दोबारा से पढ़ लेना अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो, ठीक है। तो रिमूवल प्रोसेस क्या है? सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। अब हम बात करते हैं
जो वनडे एग्जाम के लिए क्वेश्चन और क्या क्या बनते हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आता है कई बारी कि हमारा पहला कैग कौन था, ठीक है, फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला पद कौन था? पहला था, नाम था हमारा वी नरहरि राव, ठीक है, वी नरहरि राव। और जो अभी हमारे कैग कौन है, तो करंट अफेयर के लिए पूछ सकता है, और ये अभी हमारे 13वें कैग हैं। कौन से हैं? 13वें कैग हैं, जिनका कार्यकाल 2017 से चालू हो चुका है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी हमारे कैग कौन है, ठीक है। तो ये आज हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने बात करी कैग के बारे में, कि कैग का काम क्या होता है, और जितने भी वनडे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं उन सब की हमने बात की। उम्मीद करता हूँ जो हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी के अंदर आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो या कोई मॉक टेस्ट कर रहे हो तो आपको ईजिली कर पा रहे होगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेरे नाम से सर्च कर लेना, फेसबुक पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, जहाँ भी आपको सूटेबल लगे आप वहाँ पर डाउट पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में टॉपिक गवर्नर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।